So hello friends, welcome to my channel Samaira Knowledge Hub. तो today we learned about inventory management. Basically हम इसमें definition understand करेंगे and techniques and formulas and benefits. So अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first we move on to definition. Definition inventory management की क्या है? Inventory management refers to the सुपरविज़न एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक। तो बेसिकली मैं आपको नॉर्मल वर्ड में समझाऊँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि हम अपने स्टॉक्स को किस तरह मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मीन स्टॉक, तो हम उस स्टॉक को कैसे सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं स्टॉक्स को, तो वो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कराता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारे आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और जिसे हम कैसे स्मूथ ऑपरेशन में एंड कॉस्ट इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेज हम क्यों करते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स, कि हमारे जो बिज़नेस है उसमें हमें एक लेवल तक जो प्रोडक्शन हम जिस लेवल में भी कर रहे हैं हमें उतना मटेरियल की जो शॉर्टेज है वो ना हो। ये नहीं कि कभी हमारा जो स्टॉक है कभी अंडर है स्टॉक है और कभी ओवर हो जाए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ अवॉइड स्टॉक आउट, कि ऐसा ना हो कि हमें प्रोडक्शन की नीड है, मटेरियल की नीड है और आप जो है आपके बिजनेस के अंदर जो है स्टॉक जो है वो ज़्यादा है या कम हो रही है, ठीक है। अवॉइड स्टॉक आउट, कि हमारे में कमी हो गई स्टॉक्स की। थर्ड वन इज़ रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, कि देखिए अगर हम किसी भी स्टॉक को अपने बिजनेस के अंदर रखते हैं तो हमारे उस पर कॉस्ट लगती है। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो तरह की कॉस्ट लगती है। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की नीड होती है। फोर्थ वन इज़ इंश्योर टाइमली डिलीवरी, कि ऐसा हो कि हमने किसी कहीं से ऑर्डर ले लिया और हमारे पास मटेरियल ही नहीं है बनाने के लिए, तो फिर हमारा जो स्टॉक जो होगा, जो हमारा प्रोडक्शन जो होगा तो वो टाइमली नहीं हो पाएगा, जिससे कि डिलीवरी में भी शॉर्टेज आएगी। तो इसलिए कि टाइमली डिलीवरी हो तो हमें भी स्टॉक्स का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमारा स्टॉक अच्छे से रहेगा का मतलब है कि अगर हम स्टॉक को टाइमली मैनेज और यूटिलाइज कर रहे हैं इन प्रोडक्शन, तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इम्प्रूव बढ़ेगा, क्योंकि इससे हमारी सेल्स अच्छी होगी और सेल्स अच्छी होगी तो फिर रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसे आप नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में कच्चा माल भी कहते हो, तो बेसिक इनपुट्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। बेसिक इनपुट जैसे कि अगर हमें कोई हमारा पेन का ही प्रोडक्शन बनाना है हमें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हमें क्या चाहिए कि हमें पेन के लिए प्लास्टिक्स चाहिए, ठीक है। पेन अगर हम बना रहे हैं तो हमें प्लास्टिक चाहिए, उसके लिए इंक के लिए निब चाहिए उसकी, ठीक है। तो हमें बेसिक इनपुट्स जो चाहिए। सेकंड इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो अभी जस्ट अभी प्रोग्रेस में, वो वर्क अभी चल रहा है, ठीक है। तो उस तरह के जो गुड्स होते हैं वो इन्वेंट्री में आते हैं। थर्ड इज़ फिनिश्ड गुड, जो हमारे पास अब रेडी टू सेल, यानी कि सेल के लिए रेडी हो चुके हैं, यानी हम उसे जाके मार्केट में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो हमें मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे, उसके रिपेयर्स में और ऑपरेशंस में, तो वो हमारे होते हैं MRO में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज थी। मूव ऑन टू नेक्स्ट, टेक्निक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हम इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि व्हेन टू प्लेस न्यू ऑर्डर, कि जब हमें न्यू ऑर्डर करने का टाइम आए। तो मैं इसे नॉर्मल अगर आपको डेफिनेशन अगर इसकी लिखनी है तो मैं आपको बता दूँ। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रीचेज एट अ सर्टेन फिगर, देन फ्रेश ऑर्डर इज सेंड टू गेट मटेरियल्स अगेन। द ऑर्डर इज सेंड बिफोर द मटेरियल्स रीच मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि इसका मतलब क्या है, कि जब हमें
एक सर्टेन फिगर हमें चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है इसके बाद हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम वो पुराना स्टॉक ख़त्म होने से पहले ही हम ऑर्डर कर देते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको रीऑर्डर निकालने के लिए आए एग्ज़ाम में, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी जो भी मटेरियल, जो भी आपके पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है उसका मैक्सिमम यूसेज और लीड टाइम कि वो जो मटेरियल है आपका कितने डेज में लीड यानी ख़त्म हो सकता है, तो वो मैक्सिमम लीड टाइम। सेकेंड वन इज़ मिनिमम लेवल, कि मिनिमम लेवल क्या होता है। मिनिमम का मतलब ये आपको पता चला कि सबसे कम लेवल, लोवेस्ट स्टॉक लेवल बिफोर रीऑर्डर, रीऑर्डर करने से पहले जो स्टॉक का कम से कम इतना लेवल होना चाहिए। तो वो इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम्स। ओके, इफ स्टॉक आर लेस देन द मिनिमम लेवल then the work will stop due to shortage of materials. You understand what I am saying? When if the stock are less than the minimum level then the work will stop due to shortage of materials. तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपके लिए, मिनिमम लेवल इक्वल्स टू में रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज लीड टाइम, कि हमें इसमें एवरेज निकालना पड़ेगा और एवरेज लीड टाइम, जो भी आपको टाइम गिवन होगा कि 40 to 50 डेज, तो आपको 40-50 का एवरेज निकाल के यहाँ पे टाइम लिखना होगा। सेम एज एवरेज यूसेज में जो भी आपको प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है उसका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल के नाम से ही आपको समझ आता होगा, अंडरस्टैंडिंग कि मैक्सिमम लेवल क्या हो रहा है, हाईएस्ट स्टॉक लेवल टू अवॉइड ओवर स्टॉक। तो मतलब हमें एक प्रोडक्शन, जो भी हम कोई भी प्रोड्यूस बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें उसके लिए कितना मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टॉक चाहिए बनाने के लिए, ताकि हम एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा हम स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल को बाय नहीं करेंगे। क्यों, वरना वो हमें क्या क्रिएट कर देंगे, अवॉइड ओवर स्टॉक, यानी ओवर स्टॉक हो जाएगी हमारी कंपनी में, बिजनेस में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, it is the quantity of material beyond which a firm should not exceed its stock. तो इसका जैसे कि if the quantity exceed maximum level limit then it will be overstocking. A firm should avoid overstocking because it will result in high material cost. तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके लिए, मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करने के लिए रीऑर्डर लेवल जो हमने पहले निकाला था उसमें आपको प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस करना है मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, तो हमारा मैक्सिमम लेवल फाइंड हो जाएगा। नाउ गोज टू द EOQ, ये भी एक तरह का टेक्निक्स है। EOQ का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, अब मैं इसका नॉर्मल आपको मैंने इसमें शॉर्ट फॉर्म में इसलिए आपको दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। आप सिर्फ समझिए, आप इस लाइन को अगर हल्का सा भी टच कर लोगे तो आपको नॉर्मल आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है। तो EOQ का मतलब है ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, कि ऑप्टिमल आपको कितना साइज चाहिए ऑर्डर का। ठीक है, मतलब आपको कितना ऑर्डर करना होगा, एटलीस्ट इतना, तो इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब ये होता है। अगर आपको सिर्फ फुल डेफिनेशन चाहिए तो आई गिव यू अ डिसीजन अबाउट हाउ मच टू ऑर्डर has great significance in inventory management. The quantity to be purchased should neither be small or nor big because cost of buying and carrying material are very high. Economic order quantity is the size of the lot to be purchased which is economically viable. Okay, तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक दो तरह के कॉस्ट होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है मैं बताती हूँ आपको, कि बेसिकली ये जो कॉस्ट होते हैं जब हम परचेज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम पर जो हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है उस मटेरियल की, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ इनकमिंग मटेरियल। ओके, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी या टाइपिंग या पोस्टेज, अगर आप कहीं से मंगा रहे हो दूर से, पोस्टेज, टेलीफोन, अगर कहीं से भी आप शिपिंग या किसी भी चीज़ से मंगा रहे हो आप अपना मटेरियल, तो उस पर जो ऑर्डरिंग वाला जो कॉस्ट लगता है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। या फिर अगर आप टेलीफोन चार्जेस, ये भी इंक्लूड हो जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में।
थर्ड वन इज, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन से कोई चीज़ अगर आपके आ रही गुड्स परचेज कर रहे हो तो उस चीज़ का एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। सेकंड इज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट भी एक तरह के कॉस्ट इंक्लूड होता है इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, जब हम किसी भी इन्वेंट्री को होल्ड जो करते हैं अपने पास रखते हैं उस टाइम पे जो हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है कि अब हमने जैसे ऑर्डर करके मंगा तो लिया अपने पास, अगर वो स्टॉक हम कहीं वेयर हाउस में रखवाएंगे, ठीक है, अब वेयर हाउस में आपने रखवाया उसको, उसके बाद अगर तो उस कैरिंग कॉस्ट का मतलब जैसे कि अगर आपने वेयर हाउस में भी रखा तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर फायर के रिगार्डिंग आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर कोई स्पॉइलेज हो जाती है मटेरियल को हैंडलिंग करने वक्त तो वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए आपने स्टोरेज करके रखा होगा तो वो कॉस्ट जो है कैरिंग कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, EOQ का √2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टेक्निक, ABC एनालिसिस। सो ABC एनालिसिस क्या होता है, तो बेसिकली अंडर ABC एनालिसिस द मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज A, B एंड C, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट ऑलमोस्ट 10% ऑफ द आइटम्स कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एंड दिस कैटेगरी इज कॉल्ड A कैटेगरी। तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि ABC एनालिसिस में क्या है, A, B, C, तो A जो डिफाइन करता है वो करता है हाई वैल्यू लो क्वांटिटी। किसी भी प्रोडक्ट जो मटेरियल है उसकी ज़्यादा वैल्यू है कि जैसे अब लाइट, अगर हमने कोई भी मटेरियल है हमारे पास उसकी प्राइस जो है वो 900 है, ठीक है, और मार्केट में उसकी जो प्राइस है या फिर हमारी तरफ से वो जो गुड्स है वो काफ़ी महंगा है, पर लेकिन इसकी क्वांटिटी हमें कम रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सपोज कीजिए अगर आपके पास महंगी कोई आइटम है तो वो उतनी सेल होगी तभी तो आप उसका नेक्स्ट ऑर्डर देंगे। तो अगर जो हमारे पास हाई वैल्यू वाली चीज़ है उसकी हम क्वांटिटी लो रखते हैं, ठीक है, अपने पास जो है स्टॉक है उसका कम रखते हैं। सेकंड इज मॉडरेट वैल्यू। मॉडरेट का मतलब क्या है, ना वो जो उसकी जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना कम है, मीडियम है, और उसकी क्वांटिटी भी हमने मीडियम रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास अगर वो सब जो गुड्स है प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू जो है अगर हमारे पास मीडियम है, तो ये नहीं कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी चीज़ आई कि ऑर्डर आया हमारे पास और ऑर्डर के टाइम पर हमारे पास जो प्रोडक्शन है हमें पता है कि वो मीडियम लेवल तक हमारे पास यूज़ होता है, तो हमें उसका क्वांटिटी भी मीडियम ही रखना होगा जब हमारे पास उसकी कॉस्ट जो प्राइस जो है वो वैल्यू जो है वो मीडियम है। थर्ड इज़ लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो कम है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। तो ABC एनालिसिस बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है, A, B, C। A मीन्स हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, B मीन्स मॉडरेट वैल्यू वाले एंड C इज़ लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। नाउ मूव ऑन टू FIFO एंड LIFO। अब FIFO और LIFO का मतलब क्या है? FIFO मीन्स होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमारे पास स्टॉक जो पहले आया था हम उसे पहले आउट करेंगे। एंड LIFO मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड LIFO जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि जो हमने लास्ट में ऑर्डर किया है, लास्ट में कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको हम सबसे पहले स्टॉक से मतलब सबसे पहले सेल करेंगे। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है बिजनेस के सेल करने के टाइम पर टेक्निक्स के, और ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में टेक्निक आ गई है। इसे टेक्निक के अंदर एज्यूम किया जाता है कि FIFO में जो हमने जो स्टॉक जो हमारे पास पहले आया था हम उसे पहले निकालें, ठीक है, फर्स्ट आउट जिसमें FIFO में कहते हैं। और सेकंड इज LIFO, जो हमारे पास पहले जो स्टॉक पहले पड़ा होता है जो हमने अब जाकर लास्ट इन यानी कि जो लास्ट में आया है हम उसे पहले आउट करेंगे, पहले सेल करेंगे, ठीक है। तो अब हम इतना सब कुछ पढ़ा तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना क्यों बेनिफिट है। तो फर्स्ट वन इज अवॉइड लॉस फ्रॉम स्पॉइलेज, कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे कि कोई भी स्पॉइलेज ना हो इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर। सेकंड वन इज प्रिवेंट
ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम किसी भी स्टॉक में, ये नहीं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। थर्ड वन इज इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम ऑर्डर अच्छे से ले पाएंगे, अच्छे से उन्हें डिलीवर कर पाएंगे, जिससे कस्टमर का जो लेवल है वो सेटिस्फाइड अच्छे से हो पाएगा। फोर्थ वन इज इनहांस प्लानिंग, कि हम अच्छे से, अगर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है तो हम हर चीज़ से अच्छे से डील कर पाएंगे, कि हम कस्टमर से अच्छे से डील कर पाएंगे कि भाई हाँ हमें पता है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तो हम उतने ही कस्टमर को बोलेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई हमारे पास इतना स्टॉक है तो हम इसी आपको इतने लेवल तक ही देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे से हो सकता है हमारे पास अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है तो। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बेसिकली अगर देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक जो है वो आपके पास अच्छे से है, तो आप जो अपना वर्क है वो अच्छे से कर पाएंगे, कि आपको ये नहीं होगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट वेस्टेज, किसी चीज़ की वेस्टेज भी नहीं होगी, या किसी चीज़ के बारे में आपको ये नहीं कि भाई हाँ यार इस अभी हमारे पास इसका एक पार्ट तो है, एक पार्ट अब कल आएगा, तो फिर उससे क्या होता है वर्क में थोड़ा ढीला हो जाता है, वर्क काम जो होता है वो थोड़ा ढीले से होता है। पर लेकिन हमारे पास अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा तो हमारा जो इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, ओके। सो आप जैसे आप अब खुद से भी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर के आसपास किराना स्टोर तो होंगी, ठीक है। अब ट्रैक कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक शुगर की डिमांड है, यानी चीनी आपको चाहिए, ठीक है। अब लाइक मार्केट में बहुत अच्छी सी डिमांड है, तो आप उसके लिए सेट करेंगे कि रीऑर्डर। रीऑर्डर मीन्स कि अगर उस चीनी की दाम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अच्छी है तो आपको कितने टाइम पीरियड के बाद दोबारा ऑर्डर देना पड़ेगा होलसेलर को, कि भाई मेरे को इतने टाइम पीरियड के बाद वापस मेरे को दे देना सामान, मतलब वापस नहीं मीन्स दोबारा मेरे को ये सामान चाहिए आपसे। सेकंड इज मिनिमम। अब सपोज करो अचानक से डिमांड चली गई उसकी, तो इस चीज़ का भी बैलेंस बनाना चाहिए, ये नहीं कि भाई हमने देखी आज तक, तो क्योंकि मार्केट है, मार्केट में तुरंत ऊपर और डाउन होता रहता है, ठीक है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करके जाना पड़ेगा कि भाई मिनिमम भी कम से कम हम इतना तो जो नॉर्मल डेज में चलता है उतना भी स्टॉक हमें बना के रखना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने एकदम देखा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा, एकदम ही पूरा 100 अच्छे से टॉप मार लिया कि भाई 100 आइटम हमने 100 प्रोडक्ट्स उसके लिए रख लिया, नो, ठीक है। मैक्सिमम लेवल और मैक्सिमम भी ध्यान करके रखना है कि भाई हाँ अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कितनी भी आ जाए, कि हमें एटलीस्ट इतना तो मैक्सिमम इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो फिर ओवर स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात ने नीचे भी लिख रखी है, अवॉइड बोथ स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉकिंग। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके किराना स्टोर के लिए बारे में एग्जाम्पल लिया, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड लाइफ से और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो टू आइडेंटिफाई कि हाउ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प इन डेली लाइफ, not in business but also in around the world and also in like your marketplace, in your area also, in day to day life. Now move on to next is thank you for watching. For more such content, like if you want to questions related to minimum order, maximum order, reorder level, and you want to more elaborate, you want to more elaborate the concept, so you give your suggestions and give your opinion in comment box. And if you have any query related to this, you ask freely in comments. I answered all the questions of you. So thank you for watching. Thank you, and please like the session also if you like it. So I believe that you understand what you learn, and how I understand that you are really know कि आपको कितना अच्छा लगा ये सेशन आपको, ओके। सो बाय, तब तक के लिए